नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज चर्चा करूंगा एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। आखिर एनडीए ने उनको क्यों उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। सवाल उठ रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा करने, लगातार हमले करते रहने की वजह से ही एनडीए ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। कम से कम पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हलकों में तो यही संदेश गया है और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने तो खुलकर यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि बीते 3 साल से लगातार तृणमूल कांग्रेस सरकार को परेशान करते रहने की वजह से ही केंद्र ने, एनडीए ने, बीजेपी ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद की कुर्सी इनाम में देने का फैसला किया है। और आखिर तक रिपोर्ट देखिए, मैं बताऊंगा किस तरह 30 जुलाई 2019 को शपथ लेने के बाद से ही राजभवन और राज्य सचिवालय में कड़वाहट और टकराव बढ़ता रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कैसे उनके रिश्ते 36 के रहे हैं राज्यपाल जगदीप धनखड़ के, और लगातार कटघरे में खड़ा करते रहे हैं तमाम मुद्दों पर। एक आखिरी मुद्दे पर टकराव बढ़ गया था, वो भी बताऊंगा विस्तार से। आखिर तक देखिए रिपोर्ट। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के अपने कार्यकाल के दौरान जितनी सुर्खियां बटोरी है उतनी शायद उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक करियर में नहीं बटोरी होंगी। राज्यपाल के तौर पर शपथ लेने के बाद ही तुरंत बाद ही राज्य सरकार के साथ उनका जो टकराव शुरू हुआ वह हाल में महुआ मित्र के काली विवाद तक जारी रहा है। यही वजह है कि शनिवार शाम को जब उपराष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार के तौर पर जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान किया गया तो यहाँ राजनीतिक हलकों में किसी को ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि इसमें कुछ अप्रत्याशित नहीं है। धनखड़ जिस तरह बीजेपी नेता के तौर पर काम कर रहे थे और उन्होंने राजभवन को बीजेपी के दफ्तर में बदल दिया था, उसे ध्यान में रखते हुए ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में इनाम के तौर पर उनको उपराष्ट्रपति का पद देने का फैसला किया है। आपको बता दूं, धनखड़ ने शनिवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उसके बाद ही उनके उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनने की अटकलें तेज हो गई थी। उन्होंने इससे पहले धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी और आप जानते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होना है। औपचारिक तौर पर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर विचार के लिए 21 जुलाई को अपनी सालाना शहीद रैली के बाद कालीघाट स्थित आवास पर बैठक बुलाई है। उसी में तय होगा कि पार्टी का रुख क्या होगा उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए, वह किसे समर्थन देगी और किसे नहीं देगी। धनखड़ ने पहले दिन से ही जिस तरह राज्य सरकार और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक तेवर अपना रखा था, उसकी वजह से उन पर बीजेपी नेता के तौर पर काम करने और राजभवन को बीजेपी के कैंप ऑफिस में बदलने के आरोप भी लगते रहे। शुरुआत में तो मुख्यमंत्री के साथ उनके रिश्ते ठीक ठाक रहे। इस दौरान यह दोनों नेता एक दूसरे पर सीधा हमला करने से बचते रहे, लेकिन यह सिलसिला ज़्यादा दिनों तक नहीं चला और कुछ दिनों बाद ही यह दोनों नेता सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। लंबे लंबे पत्र भेजकर आरोप लगाने और उन पत्रों को ट्विटर के जरिए सार्वजनिक करने का सिलसिला भी तेज हुआ।
ममता बनर्जी तो कई बार राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाने की मांग उठाती रही हैं। और आप जानते हैं, झुंझुनू जिले के किथाना गांव में पैदा हुए थे जगदीप धनखड़। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई अपने गांव के स्कूल से ही की। उसके बाद उन्होंने चित्तौड़गढ़ स्थित सरकारी सैनिक स्कूल से पढ़ाई की और राजस्थान विश्वविद्यालय से बीएससी ऑनर्स और एलएलबी की डिग्री ली। धनखड़ का राजनीतिक करियर शुरू वर्ष हुआ 1989 से। उस साल वे बीजेपी के समर्थन से जनता दल के टिकट पर झुंझुनू से लोकसभा चुनाव लड़े और जीतकर पहली बार संसद पहुंचे। वे कुछ महीनों केंद्र में मंत्री भी रहे। जनता दल के विभाजन के बाद वे पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के खेमे में चले गए थे। जनता दल से टिकट नहीं मिलने पर बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने अजमेर से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। वर्ष 2003 में वे बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले 1993 से 1998 तक वे अजमेर की किशनगढ़ विधानसभा सीट से विधायक रहे। यूं तो धनखड़ के शपथ लेने के कुछ दिनों बाद ही राज्य सरकार के साथ विभिन्न मुद्दों पर उनका टकराव शुरू हो गया था, लेकिन वक्त बीतने के साथ राज्य सचिवालय और राजभवन के बीच दूरियां और तल्खी लगातार बढ़ती रही। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ तो धनखड़ का शुरू से ही 36 का आंकड़ा रहा है और बीच में एक आध बार सुलह के आसार जरूर नजर आए थे, जब ममता अचानक राजभवन पहुंची या धनखड़ अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ काली पूजा के मौके पर ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर पहुंचे। ममता बनर्जी अपने आवास पर नियमित रूप से काली की पूजा करती रही हैं। अब तक शायद कोई दिन ही ऐसा बीता हो जब राज्यपाल ने अपने ट्वीट के जरिए किसी न किसी उच्च सरकारी अधिकारी को राजभवन नहीं बुलाया हो, कैफियत नहीं मांगी हो या सरकार, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को कटघरे में नहीं खड़ा किया हो। वह चाहे कोरोना का मुद्दा हो, राशन वितरण का हो, चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद होने वाली हिंसा का हो या फिर अम्फान महामारी के बाद राहत और बचाव कार्यों का। राज्यपाल लगातार सरकार पर हमले करते रहे हैं और उनका ये टकराव शीर्ष पर पहुंच गया जब राज्य की कैबिनेट ने तमाम सरकारी विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में उनकी जगह ममता बनर्जी को बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। विधानसभा में विधेयक भी पास कर दिया गया, लेकिन राज्यपाल ने अब तक इस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। नतीजतन वह कानूनी शक्ल नहीं ले सका है। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि ममता ने तो एक बार धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक तक कर दिया था, लेकिन यह नाराजगी अस्थायी नहीं रही। अभी इसी सप्ताह दार्जिलिंग में जीटीए के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राज्यपाल ने ममता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ चाय पीते हुए राजभवन में एक तस्वीर पोस्ट की थी। अब उनके एनडीए का उम्मीदवार बनने के बाद प्रदेश भाजपा नेताओं ने इस पर खुशी जताई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्वोत्तर राज्यों में राज्यपाल रहे तथागत राय ने कहा है कि वे इस खबर से बेहद खुश हैं। धनखड़ एक जुझारू व्यक्ति हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी बेहद मजबूत है। तृणमूल कांग्रेस ने, जैसा मैंने आपको बताया, फिलहाल इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष का कहना था कि फिलहाल वे इस बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे। तृणमूल कांग्रेस सौगत राय ने सवाल किया कि भाजपा का अल्पसंख्यक चेहरा कहाँ गया, क्योंकि इससे पहले मुख्तार अब्बास नकवी का नाम चल रहा था उपराष्ट्रपति पद के लिए। एक सवाल के जवाब में राय का कहना था कि अब धनखड़ राज्यपाल नहीं रहेंगे, ऐसे में रोजाना बेवजह सरकार को कटघरे में खड़ा करने का सिलसिला थम जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी ने कहा है कि धनखड़ कानूनी मामलों के विशेषज्ञ हैं, संविधान के जानकार हैं और भाजपा के नज़दीकी हैं, इसलिए उनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। भविष्य में उन्होंने बीजेपी की पहले भी सहायता करते रहे हैं और धनखड़ को उम्मीदवार बनाकर एक बेहतरीन दांव चला है। सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती का कहना है कि धनखड़ संविधान के जानकार हैं, ऐसे में संविधान के खिलाफ अगर बीजेपी कोई काम करती है तो उनको धनखड़ की सहायता मिलेगी। यही तमाम प्रतिक्रियाएं हैं और
राजनीतिक हलकों की बात मैंने बता दी, तमाम प्रतिक्रियाओं की बात बता दी। अब ममता इस मुद्दे पर औपचारिक तौर पर कब क्या कहती हैं, क्या फैसला करती हैं, उस पर भी आपको अपडेट करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।